इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जून माह में एलएसए का एग्ज़ाम आयोजित किया गया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एलएसए एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के समय कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट कल या फिर 17 अक्टूबर या तो कल जारी हो जाएगा, अगर कल जारी नहीं होगा तो 17 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। और जारी होने के बाद रिजल्ट आपका रैंक वाइज आएगा, तो उस रैंक वाइज में आपको कैसे चेक करना है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी जो रैंक है वो सेफ है या नहीं है। कैटेगरी वाइज आपके जैसे ही रिजल्ट आएगा इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि एलएसए एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एलएसए एग्जाम के डीवी के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज से 10-20 दिन पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि एलएसए का जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले निकालने का प्रयास है। और उसके बाद वापस से उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोशिश करेंगे कि 14 अक्टूबर को एलएसए का रिजल्ट आ जाए। अगर वेबसाइट में सर्वर प्रॉब्लम आ गई तो अलग बात है, नहीं तो आपको 14 अक्टूबर को भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर 14 अक्टूबर को किसी कारणवश रिजल्ट जारी नहीं होता है तो 17 अक्टूबर को तो श्योर ही जारी हो जाएगा। इसलिए आपके कल पूरी की पूरी संभावना रहेगी कि 14 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाए। रिजल्ट जारी होने के बाद रैंक वाइज कैसे आपको अपनी सेफ रैंक चेक करनी है उस पर तो मैं वीडियो रिजल्ट आने पर बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि डीवी के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से दस्तावेज दिखाने जरूरी है और उनके प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान दे रखा है, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22/8/2024 द्वारा पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। स्टूडेंट की पात्रता के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपको मालूम है 22 अगस्त 2024 से पहले डीवी का काम बोर्ड भी करता था, लेकिन इस डेट के बाद कार्मिक विभाग का नोटिस जब जारी हुआ था 22 अगस्त 2024 का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम से संबंधित जो भी विभाग है उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा पात्रता के संबंध में जो भी निर्णय होगा वो भी उस संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्थान या कोई डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपने एलएसए एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें जब शैक्षणिक योग्यता आपने जो फिल की थी उसमें जो डाटा आपने फिल किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हीं डाटा के आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। यानी कि अगर किसी कारणवश आपने फॉर्म के समय डिग्री अप्लाई नहीं की थी और अब अगर आप अपनी एलएसए से संबंधित जो डिग्री है वो आप दिखा रहे हो तो वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको जो ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय वो चीज़ आपने जो दिखाई है फॉर्म के अंदर शैक्षणिक योग्यता के अंदर जो जो डाटा लिखा है उन्हीं डाटा के डॉक्यूमेंट आपके स्वीकार किए जाएंगे। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देगा होगा जबकि उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत स्टूडेंट के नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओगे, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी नियुक्ति हेतु पात्र तभी माने जाएंगे जब वो नियम के अनुसार होने चाहिए। अगला पॉइंट है आरक्षित पदों हेतु स्टूडेंट को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो आप ओबीसी कैटेगरी से हो, फिर एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल दिखाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाने से ये प्रूफ होता है कि आप राजस्थान के निवासी हैं।
दूसरा, आपकी जाति कौन सी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, उससे रिलेटेड आपको जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा और वो भी आपको ओरिजिनल भी दिखाना होता है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी चाहिए होते हैं, फोटोकॉपी साइड भी चाहिए होते हैं। तो फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं। बाकी विभाग द्वारा भी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस क्रम में रखने होंगे। वो विभाग द्वारा जैसे ही नोटिस आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला रूल है, रूल नंबर 5 में आपका दे रखा है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष का लाभ तब ही दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया। इसमें थोड़ा संशोधन भी हुआ है, तो उससे पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। स्टूडेंट को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और स्टूडेंट के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इतने में ये लिखा हुआ है कि आप जो भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो या कोई भी प्रमाण पत्र हो, उस पर जो प्रमाण पत्र की जो तिथि है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, ये पहले लिखा गया था, लेकिन इसमें फिर संशोधन किया गया है। और संशोधन क्या किया गया आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि यदि किसी कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इस संबंध में स्टूडेंट द्वारा शपथ पत्र लिखवाया जाए कि वो आवेदन की अंतिम तिथि को भी संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा ये गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। यानी कि पहले ये रूल था कि आप फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, फिर चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो या कोई भी प्रमाण पत्र हो। लेकिन 17 अक्टूबर 2022 में इसमें संशोधन किया गया है कि अगर किसी कारणवश आपका प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनता है तो इस हाशिए का आपको एक आपसे शपथ पत्र लिखवाया जाएगा और उसमें आपको ये लिखना है कि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे थे उस तिथि में भी आप इसी वर्ग की पात्रता रखते थे। अगर ये सूचना गलत पाएगी तो आपकी जो नियुक्ति है वो भी निरस्त की जा सकती है। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या मेन चीज़ है वो भी आप सुन लीजिए। 9/9/2015 के अनुसार SC/ST कैटेगरी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष की विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि जाति प्रमाण पत्र की मैं अगर बात करूँ तो SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्हें एक बार बनाना होता है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद वो लाइफ टाइम वैलिड मानी जाती है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल का बन गया हो और 1 साल से ज़्यादा हो गया हो तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हो उसका, लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से भी अधिकतम आप 3 साल तक के लिए वो आपका वैलिड माना जाएगा, उसके बाद नहीं माना जाएगा। 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप ओबीसी या एमबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से अधिक पुराना हो गया हो तो आपसे शपथ पत्र लिखवाया जाएगा और वो भी अधिकतम 3 वर्ष तक का वैलिड माना जाएगा, उससे बाद का नहीं माना जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी का जो नवीनतम जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के नाम का होना चाहिए, पिता के निवास का होना चाहिए, पिता के आयु के आधार पर ही जारी किया होना चाहिए। अगर आपके किसी भी महिला के पति के नाम का या उसके निवास के या उसके आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वो मान्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। अगले पॉइंट में है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हो जाना चाहिए।
SC ST शहरी या आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को भी इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ हेतु अपने पिता के नाम निवास के आधार पर सक्षम परिधि के द्वारा जारी नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ होगा। पति के नाम के निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, शहरी या आदिम जाति कैटेगरी का भी जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम का होना चाहिए। यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के नाम के, आपके पिता के निवास के आधार पर, आपके पिता की आय के आधार पर बना होना चाहिए, ना कि आपके पति के निवास आय के आधार पर। अगला पॉइंट है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को जारी किया गया इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने इतने में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के लिए अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट है उनसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर उनका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है और आगामी वर्ष में भी वो इसी कैटेगरी में आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में, तो फिर शपथ पत्र के माध्यम से उनका पहले वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा और ये भी अधिकतम 3 वर्ष के लिए आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट में है कि दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक और प्रशासनिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य। यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और LSA का प्रूफ सर्टिफिकेट, ये सब, और वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता है या फिर कोई भूतपूर्व सैनिक हो या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या कोई विशेष योग्यजन हो, तो उनसे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल दिखाने होंगे। अब भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या NOC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। अब यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है उस कैटेगरी का अगर उन्हें लाभ चाहिए तो उन्हें फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस डेट से पहले का या तो सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा या NOC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ। यानी कि अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे में आते हो और आपको अपनी कैटेगरी में बेनिफिट चाहिए तो आपको खेल प्रमाण पत्र दिखाना होगा और वो खेल प्रमाण पत्र भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर है कि विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि विधवा कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्हें अगर उनकी कैटेगरी में लाभ चाहिए तो उन्हें एक तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा, इसके अलावा पति के नाम से लिंक कोई भी दस्तावेज वो दिखा सकते हैं, फिर चाहे वो विवाह प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या मतदाता पहचान पत्र हो, इनमें से कोई भी हो वो आपको ओरिजिनल दिखाना होगा। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पर, परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। यानी कि जो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उन्हें उनकी कैटेगरी में लाभ चाहिए तो उनको भी जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का उन्हें प्रमाण दिखाना होगा। शासन के परिपत्र क्रमांक इतने से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य है, अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जिनकी मैरिज हो चुकी है उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अब अगर किसी पहले क्या सर्टिफिकेट नहीं बनते थे तो उस डेट से पहले 2006 से, यहाँ आप देख सकते हैं 22/5/2006 से, इससे पहले अगर किसी का मैरिज हुआ है तो उसका भी जो फॉर्मेट है वो आपका आ जाएगा। जब विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तब उसमें फॉर्मेट आ जाएगा, आपको वही फॉर्मेट फिल करना होगा। आगे लिखा विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर विवाहित महिला है तो उन्हें संतान संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उनको भी इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उस अंतिम तिथि तक वापस से उन्होंने मैरिज नहीं की है। स्टूडेंट को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख होना आवश्यक है। यानी कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। 2 तो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया होना चाहिए और 1 आप जहाँ से भी अंतिम शिक्षा जहाँ से प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए और उस पर कम से कम अच्छा होने का तो उल्लेख किया होना कंपलसरी है।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट को चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण समय नियुक्ति प्राधिकार को प्रस्तुत करना होगा। यानी कि चयन हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जब चयन होगा तब आपसे ये मांगा जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन वाला। अगला पॉइंट है स्टूडेंट को चयन उपरांत सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी ये अब चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये भी आपका एक बार जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपसे मांगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है ऐसे आवेदक जो पहले से राज्य की सेवा में हो या राज्य के औद्योगिक उपक्रमों में हो या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्ति हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई दूसरी जॉब में है तो उन्हें फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राज्य की सेवा में कार्यरत हैं उन्हें अपने नियुक्ति की इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण के अभाव में स्टूडेंट को पूर्व सेवा से त्याग पत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्याग पत्र स्वीकार करने संबंधी प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक जारी होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के बाद का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर स्टूडेंट की पात्रता जांच और परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता समेत समस्त उत्तरदायित्व समय आवेदक का होगा। पात्रता समेत दस्तावेज की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वो स्टूडेंट अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था LSA एग्जाम का, उसमें जो जो आपने जानकारी लिखी है, चाहे वो आपकी कास्ट को लेकर हो, आपके नाम को लेकर हो, आपकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो या अन्य प्रमाण पत्र को लेकर हो, उन्हीं के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि उसमें जो जो चीज़ें आपने लिखी है वही चीज़ आपसे वहाँ मांगी जाएगी। अब जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में पहले आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उस सर्टिफिकेट की डिटेल आपने फॉर्म के अंदर नहीं लिखी है, अगर कोई LSA का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको लेकर, और अभी वहाँ आप अगर वो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर उस सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं किया इस वजह से। इसलिए जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन में सभी सूचना दी है उसी सूचना के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। और कल अगर रिजल्ट आता है तो कल रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ जोन में हैं, कैटेगरी वाइज भी बताए जाएंगे, और इसके अलावा पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया है तो बाकी के क्वेश्चन के नंबर है, बाकी के जो डिलीट क्वेश्चन के नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और कल किसी कारणवश अगर चांस तो 75 से 80% कल रिजल्ट जारी करने का है, लेकिन फिर भी अगर जो बीच बच गया है 20 से 25% की रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो फिर 17 अक्टूबर को तो श्योर जारी हो जाएगा। बाकी NHM एग्जाम से जुड़ी भी कोई अपडेट जैसे ही मिलेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।